नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित तीसरा पाठ हिमालय की बेटियाँ। इस पाठ के लेखक हैं श्री नागार्जुन जी। इस पाठ में लेखक ने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय की बेटियाँ किसको बताया यहाँ पर? जो नदियाँ हिमालय से निकलती है। आइए अब हम पाठ की ओर चलते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। लेखक ने इन पंक्तियों में कहा है कि उन्होंने इन नदियों को अभी तक दूर से ही देखा था और उनको वे बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला अर्थात एक सभ्य महिला की तरह उनको लगती थी। और लेखक कहते हैं कि उन नदियों के प्रति उनके दिल में आदर का और श्रद्धा का भाव था। लेखक कहते हैं कि जैसे उनको अपनी माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में जैसा अनुभव वो करते हैं, वैसा ही अनुभव उन्हें तब लगता था जब वे उन नदियों की धारा में नहाया करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब उनको हिमालय पर्वत पर जाने का अवसर मिला और वहाँ से जब इन्होंने इन नदियों को देखा तो उनको इन नदियों का, जैसे गंगा, यमुना, सतलज जो नदियाँ हैं, उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला। लेखक कह रहे हैं कि मैं हैरान था। क्यों हैरान थे? क्योंकि जो समतल मैदानों में जिन नदियों का इतना विशाल रूप होता है, वे नदियाँ हिमालय से देखने पर कितनी दुबली पतली दिखाई देती है। अर्थात जहाँ से ये नदियाँ निकलती है वहाँ इनका आकार बहुत दुबला पतला होता है। अपने घर में उछल कूद करने वाली, हंसने खेलने वाली नदियाँ जब समतल मैदान में पहुँचती है तो ये कितनी शांत और गंभीर हो जाती है। इनका उल्लास अर्थात जो इनकी खुशी है वो कहाँ गायब हो जाती है। इस तरह के अनेक प्रश्न लेखक के मन में उठते हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक ने अब यहाँ पर क्या कहा है कि जितना कौतूहल अर्थात जितनी जिज्ञासा और विस्मय, आश्चर्य लेखक को इन बेटियों किसको कहा है यहाँ पर? इन नदियों को कहा है। ठीक है, इन नदियों के जो बचपन के खेल है उनको देखकर जितनी जिज्ञासा और विस्मय होता है, उतनी जिज्ञासा और विस्मय तो उनको उस समय भी नहीं होता जब वो किसी लड़की को देखते हैं या किसी कली पर उनका ध्यान अटक जाता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्ति ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? लेखक यहाँ कह रहे हैं कि ये नदियाँ कहाँ भागी जा रही है और इनका ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसके लिए ये इतनी बेचैन हो रही है। यहाँ पर जो महान पिता बताया है, नदियों का महान पिता किसको बताया है? हिमालय को, क्योंकि हिमालय की पिघली बर्फ पानी के रूप में एकत्रित होकर ये आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर महान पिता हिमालय को बताया गया है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इसका विराट प्रेम पाकर भी ये अगर प्यासी है तो ऐसा कौन है जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। लीला निकेतन का अर्थ होता है जो इनका लीला करने का घर है।
यहाँ पर लेखक ने किसका लीला करने का घर? नदियों का लीला करने का घर अर्थात हिमालय का, जहाँ से ये नदियाँ निकलती है वहाँ का वर्णन किया है कि बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, जली का अर्थ होता है जलयुक्त, बर्फ और जल युक्त नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधितेकाएँ अर्थात जो पहाड़ के ऊपर का समतल भाग होता है उसे अधितेकाएँ कहते हैं। सरसब्ज का अर्थ होता है हरी भरी जो घाटियाँ होती हैं, उपत्यकाएँ जो चोटियाँ हैं, हरी भरी जो चोटियाँ हैं उनके बारे में यहाँ लेखक ने बताया है कि इनका लीला निकेतन अर्थात इनका लीला जो करने का घर है वो कैसा है? बर्फ़ और जल से युक्त पहाड़ियों वाला, छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियाँ हैं, वहाँ पर जो पहाड़ के ऊपर का समतल भाग है और हरी भरी घाटियाँ है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जब नदियाँ बहती हुई जाती हैं, पहाड़ से निकलती है, फिर ये जंगलों से होती हुई आगे बढ़ती जाती हैं, तो लेखक कह रहे हैं कि ये शायद जब कहाँ पहुँचती है? देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल इन जंगलों में पहुँचती हैं तो इनको अपनी बीती बातें याद करने का मौका मिलता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। लेखक कह रहे हैं कि इनकी इन नटखट बेटियों के लिए, क्योंकि वहाँ से क्या हो जाती है? चली जाती है। कहाँ चली जाती है? हिमालय से बहती हुई आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो लेखक कह रहे हैं कि इनका जो बूढ़ा पिता है वो कितना चिंतित होता होगा, ये कौन जानता है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। लेखक के मन में इस तरह के अनेक प्रश्न उठते हैं और वो कहते हैं कि इन प्रश्नों का जवाब तो चुप रहने के अलावा बड़ी बड़ी चोटियों के पास भी नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल जो कि कुभा नदी है, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। अब यहाँ पर सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं उनके बारे में भी बताया कि अगर इन दो नदियों का नाम हम सुनते हैं तो इनके साथ ये सारी नदियाँ जो कि मैंने आपको बताई हैं वो सारी नदियाँ आँखों के सामने आ जाती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं। इन पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि जो पिघले हुए हिमालय की एक एक बूंद इकट्ठी होकर इन दो महानदों के रूप में आगे बढ़ती हैं और जाकर समुद्र में मिलती हैं। अब यहाँ पर इन दोनों नदियों को महानद क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दोनों नदियाँ अन्य नदियों की अपेक्षा आकार में बहुत बड़ी है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं किसको सौभाग्यशाली बताया यहाँ पर लेखक ने? समुद्र को, उस समुद्र को जिसमें ये दोनों नदियाँ जाकर के मिलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो लेखक ने समुद्र को सौभाग्यशाली कहा है क्योंकि हिमालय की ये दोनों बेटियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र उसमें जाकर के मिलती है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। लेखक कहते हैं
कि इनका बाल रूप भले ही पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक ना हो, परंतु लेखक को बहुत ही मनोहर लगता है। इसलिए लेखक हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहते हैं। क्यों कहते हैं हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद? क्योंकि समुद्र उनका जो नदियां हैं, हिमालय की जो बेटियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, उनका हाथ थाम लेता है। अर्थात ये दोनों नदियां जाकर के किस में मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। हिमालय को इन नदियों का पिता एवं समुद्र को इन नदियों का पति बताया गया है। इसलिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो समुद्र और हिमालय है उनमें ससुर और दामाद का रिश्ता इन्होंने यहाँ पर बताया है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यहाँ पर लेखक ने जो हिमालय हैं, जो नदियां हैं, उनका मानवीकरण किया है। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो यक्ष है वह कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का एक मुख्य पात्र है। अब आपने इसकी एक कहानी सुनी होगी। जो मेघदूत है वह महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक विख्यात दूत काव्य है। इसमें एक यक्ष की कथा है जिसे कुबेर अलकापुरी से निष्कासित कर देता है, अर्थात उसको निकाल देता है। जो यक्ष था वह रामगिरी पर्वत पर निवास करने लगता है और जब वर्षा ऋतु में उसे अपनी प्रेमिका की याद आती है तो उसने सोचा कि वह अलकापुरी तो जा नहीं सकता है क्योंकि वहाँ से तो उसको निष्कासित कर दिया गया है। इसलिए उसने बादलों को दूत बनाकर अपना संदेश अपनी विरहाकुल प्रेमिका तक भेजा था। तो उन्होंने उससे कहा था, बादलों से क्या कहा था कि जब तुम जाओगे तो रास्ते में जो बेतवा नदी पड़ेगी, वेत्रवती नदी आएगी, उसको अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना। अर्थात जो नदियां हैं उनको भी तुम अपने प्रेम का प्रतिदान अर्थात प्रेम का विनिमय, उनको अपना प्रेम वापस करना। क्योंकि जो नदियां हैं वर्षा ऋतु का समय आता है, बारिश होती है तो बहुत क्या हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। तो इसमें नदी को मेघ का क्या बताया गया है, प्रेयसी बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जो महाकवि कालिदास थे उनको भी शायद नदियों का कौन सा रूप, सजीव रूप पसंद था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, नदी को क्या बताया यहाँ पर, एक सजीव प्रेमिका प्रेयसी के समान बताया है। किसकी प्रेयसी बताया है, बादलों की प्रेयसी बताया है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। लेखक कह रहे हैं कि वास्तविकता तो यह है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर नदियों को पहाड़ों में, घाटियों में, समतल मैदानों में, इनमें अलग अलग तरीक़ों में अगर देखेगा तो उसका परिणाम यही होगा। अर्थात यहाँ पर उसका परिणाम कैसा होगा, उनको वो कैसी लगने लगेगी, एक सजीव रूप जैसी लगने लगेगी। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, वह है बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो काका कालेलकर थे, कवि काका कालेलकर थे, उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता क्यों कहा है, क्योंकि लोक अर्थात संसार की माता का है। क्योंकि जो नदियाँ हैं वो क्या करती है, हमारा पालन पोषण करती है,
ठीक है। इससे हमारे जो अनाज उत्पन्न होता है इसके पानी से, हमारी प्यास बुझाती हैं। वहाँ उसके आसपास रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, मानव हैं, सबको क्या करती है, जीवन जीने का आधार प्रदान करती हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि जैसे किसी ने इसको माता कहा है, माता कहने का प्रचलन तो ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, लेकिन यहाँ लेखक कह रहे हैं कि अगर हम इन्हें और भी अन्य रूपों में देखें, जैसे बेटी के रूप में देखें, तो उसमें क्या परेशानी है, हर्ज का अर्थ होता है परेशानी है। और इसके अलावा अगर हम उसे प्रेयसी के रूप में देखें, एक और भी रिश्ता है, ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, वह है बहन का स्थान। तो लेखक ने इन नदियों को अलग अलग रूपों में देखा है, ठीक है, जैसे अपनी बेटी के रूप में, प्रेयसी के रूप में और बहन के रूप में। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है। ये थोलिंग जो है वो एक तिब्बत की जगह का नाम है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। अब लेखक कह रहे हैं कि जो एक तिब्बत की जगह है थोलिंग, वहाँ की बात है। मैं बहुत ही मन उचट जाना अर्थात किसी चीज़ में लगाव नहीं रह गया था और तबीयत भी ढीली थी, अर्थात अस्वस्थ सा महसूस कर रहे थे अपने आप को। तो इन्होंने क्या किया, सतलज नदी के किनारे पर ही जाकर बैठ गए और जो दोपहर का समय था तो ये पानी में अपने पैर लटकाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो थोड़ी ही देर में जो प्रगतिशील जल था, अर्थात जो बहता हुआ जल था, आगे बढ़ता हुआ जो पानी था, उसका असर इनके ऊपर हुआ। क्या असर हुआ कि इनकी जो तबीयत ढीली थी, मन उचटा हुआ था, वो क्या हो गया, तरोताज़ा हो गया। इनका मन तरोताज़ा हो गया और ये मन ही मन में एक कविता गुनगुनाने लगी। आपको पता है वो कविता कौन सी थी? वह कविता थी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। थैंक यू।